मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। ये खास कार्यक्रम आ रहा है सीधे विजय चौक से। नए पार्लियामेंट के बहुत करीब हैं हम और 90% चुनाव खत्म हो चुका है। लोकसभा इलेक्शंस 2024 में 90% चुनाव खत्म हो चुका है। अब बस 57 सीट्स पर चुनाव होंगे 1 तारीख को। और आज चुनाव हुआ है दिल्ली की 7 सीटों पे और हरियाणा की 10 सीटों पर। हम इस पर एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों स्टेट्स बेलवेदर स्टेट्स हैं। ये कहा जाता है कि जो दिल्ली जीतता है वही दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पर उनकी हुकूमत चलती है, और जो हरियाणा जीतता है वही 2000 करीब 1998 से ये ट्रेंड दिखते हुए आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रवीण खंडेलवाल, जो चांदनी चौक से भाजपा के कैंडिडेट हैं, संजय कुमार सेफोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हैं CSDS के, प्रोफेसर अजय उपाध्याय स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, संजय सिंह कंसल्टिंग एडिटर हैं IANS के। प्रवीण जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगी क्योंकि जो अभी प्रोविजनल डेटा आया है दिल्ली का वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है कि वोटर टर्नआउट 54.48% है। 2019 के कंपैरिजन में ये लगभग 6% कम है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट माना जाए, लोग डिसअपॉइंटेड थे या किस वजह से बाहर नहीं आ पाए? नहीं, इसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मानेंगे क्योंकि जितनी गर्मी आज थी उतनी गर्मी 2019 में नहीं थी, 2014 में नहीं थी। गर्मी बहुत थी, उस कारण से वोटर टर्नआउट उस प्रोपोर्शन में कम आया। लेकिन अगर हम जो बात अभी आपने कहा कि 54 पॉइंट समथिंग प्रोविजनल डाटा है, मुझे लगता है कि जब फाइनल डाटा आएगा तो मेरे ख्याल से वो 58 और 60% के लगभग का होगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम इसको देखें तो जो नेशनल जो एवरेज है तो इट इज़ एज गुड एज द नेशनल एवरेज। तो उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली जैसी बात मुझे नज़र नहीं आती। आपको नहीं लगती है? संजय कुमार जी, मुझे बताएं, हरियाणा की चर्चा करें 58.37%, ओवरऑल 2019 में हरियाणा में 70.3% था। ये सिग्निफिकेंट 10% से ज़्यादा का डिप है। मारिया, मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारे प्रोविजनल फिगर्स हैं जो लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक का होगा। वोटिंग 6 बजे ख़त्म होती है और जो 6 बजे जो लाइन में लग जाते हैं उन्हें आखिरी तक वोट देने उनको वोट देने के लिए मिलता है। तो मुझे लग रहा है प्रोविजनल फिगर्स हैं, सब डिप्रेस्ड होते हैं। जैसे ही आपके पास फाइनल फिगर्स आएंगे तो ये अपवर्डली रिवाइज होगा। लेकिन हाँ, आप हरियाणा के जिक्र कर रही हैं, हरियाणा में अभी प्रोविजनल फिगर में कम से कम 10-12% का ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। फाइनल फिगर्स भी मुझे लग रहा है कि पुराने वाले फिगर्स को छू नहीं पाएगा। चिंता का विषय तो ज़रूर है, कई कारण इसके रहे हैं। प्रवीण जी ने एक बात के कारण का जिक्र किया, गर्मी बहुत है और मुझे लगता है पॉलिटिकल कंपटीशन, जब एक बार ऐसा लगने लगता है कि एक पार्टी की शायद जीत हो ही रही है, वोटर कई बार अस्वस्थ हो जाता है और उसे लगता है चलो जीत तो हो ही रही है। दूसरा कारण शनिवार का दिन है। अगर आप 7 चरणों के चुनाव को देखें तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने कभी सोच विचार कर इन तारीखों का चयन नहीं किया। 2 शुक्रवार, 2 सोमवार और 2 शनिवार, 7 दिनों के मतदान में, 7 चरणों के मतदान में आपने 6 ऐसे दिन चुने जो चुनाव के लिए तो कभी भी उपयुक्त नहीं है। आपने ये बोला कि शायद जो ऑपोजिशन है उसको उन्होंने ये मान लिया है कि भाजपा आ रही है तो अपने जो कार्डर जो है आपके एक्टिव नहीं है, वो एक कॉम्प्लेसेंसी हो गई, अब कुछ तो करना नहीं है कि वो तो भाजपा तो आ ही रही है। प्रवीण खंडेलवाल जी जीत ही चुके हैं चांदनी चौक से, आप मान चुके हैं। प्रवीण जी ने ठीक कहा, गर्मी तो है हाँ। पर राजनीतिक गर्मी बढ़ी है और राजनीतिक गर्मी के साथ जिस तरह के मुद्दों पर बात हो रही थी और बहस हो रही थी, भाजपा के लोग इंक्लूडिंग RSS के बहुत सारे संगठन में काम करने वाले लोगों को भी निराशा हुई कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपना चेहरा फैला करके और बाकी पूरे संगठन को अंडरमाइन कर दिए। ये एक बड़ा नतीजा था कि भाजपा के लोग वोटिंग में नहीं गए हैं, पहली बात, और मोबिलाइज नहीं कर। दूसरा, आपने हरियाणा की बात की है, 10 सेकंड। हरियाणा में जिस तरह से लाठियों की और बौछार हुई, जिस तरह गोलियां भी चली किसानों पर, जब गांव में भाजपा के लोग जा रहे थे तो आपने देखा क्या हाल हुआ, गांव वाले खुद लाठी लेकर के खड़े थे। तो ये भी एक नजारा है कि भाजपा के लोग जान करके समझ रहे हैं कि हार सुनिश्चित है हरियाणा दिल्ली, वही नहीं निकल इसलिए उन्हें नहीं आ रहे हैं। आप अपने लोगों को नहीं निकाल पाए, ये इनका कहना है। मैं उनका थोड़ा दुरुस्त कर दूं क्योंकि मैं तो पूरे दिन भर आज कॉन्स्टिट्यूएंसी में था और सीधा वहीं से मैं आपके कार्यक्रम में आया हूँ। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं था और जिस पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस किया उसके कार्यकर्ता कहीं और थे
वो वहाँ नहीं थे। बहुत से ऐसे जगह मुझे दिखाई दी जहाँ पर कांग्रेस की टेबल थी तो लोग नहीं थे, लोग इनके दो थे तो वहाँ पर आदमी नहीं थे, और बहुत सारे पोलिंग अंदर बूथ ऐसे थे जहाँ इनके पास लोग नहीं थे। तो जो बात ये कह रहे हैं, हमारा जो कार्डर वोट है वो तो आया ही आया है, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने हमको वोट दिया। इनका जो वोट निकल के आना था वो नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जो टोटल जब 4 तारीख को जब इसका परिणाम आएगा तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे और कांग्रेस को अब पता लगेगा कि ज़मीन के नीचे से कितना कुछ निकल चुका है। चलिए ये लेकिन अब बेलवेदर स्टेट्स की बात करते हैं संजय। 2 स्टेट लास्ट टाइम 10 on 10 था हरियाणा में, 7 on 7 था दिल्ली में। ये दोनों बेलवेदर स्टेट है, लेकिन दोनों में एक अब डिफरेंस है। इस बार इंडिया ब्लॉक लड़ रहा है भाजपा के खिलाफ, लेकिन अगर हम डायरेक्ट अरिथमेटिक करते हैं 2019 के कंपैरिजन में बीजेपी 57% पर बैठी हुई है दिल्ली में, और उन लोग दोनों का कैलकुलेशन अगर ऐड भी करते हैं तो वो लोग 41-42 पे पहुंच रहे हैं। तो क्या माना जाए, कुछ कंपटीशन है भी या नहीं है, चुनाव है भी या नहीं दोनों राज्य में? देखिए मारिया, पहले दिल्ली की बात। हाँ। दिल्ली सही में आप सही कह रहे हैं, अगर 2-3 दशक से देख लीजिए तो दिल्ली एक बेलवेदर स्टेट की तरह निकल कर के आया है। अब है कि चुनाव में गर्मी नहीं है। चुनाव में गर्मी तब आती है, गर्मी पैदा करने का काम ऑपोजिशन का होता है, रूलिंग पार्टी का नहीं होता। रूलिंग पार्टी जिस तरह की भी गर्मी पैदा करती है, और इस चुनाव में जो गर्मी पैदा भी हुई है वो विपक्ष के से ज़्यादा सत्ता पक्ष के द्वारा तो आप नहीं गर्मी पैदा दूसरी एक मिनट जब आप हाँ एक जो चीज़ है दिल्ली में अलायंस का, दिल्ली का ये अलायंस काफ़ी अननेचुरल अलायंस है लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर देखिए, क्योंकि जैसे आज उपाध्याय साहब की सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और उनके बाकी परिवार के दोनों प्रियंका गांधी के साथ बच्चे भी, उन्होंने वोट किया होगा आम आदमी पार्टी को। अब मेरे समझ से थोड़ा सा मुश्किल है आम आदमी पार्टी के, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ इस समय में जब हम खड़े होंगे तो दिल्ली का चुनाव अनाउंस हो रहा होगा, राइट? तो आप आम आदमी पार्टी को अगर वोट करते हैं, वो आम आदमी पार्टी जो आम आदमी पार्टी ने कहा कि राजीव गांधी का भारत रत्न असेंबली का रेजोल्यूशन है, सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, तो कार्यकर्ताओं का कितना ज़्यादा सामंजस्य होगा, वो ग्राउंड रियलिटी में कितना रिफ्लेक्ट करेगा। हरियाणा का एक इंटरेस्टिंग केस है। हरियाणा बीजेपी के पक्ष में 2014 से जाना शुरू हुआ। अगर आप पार्लियामेंट्री के चुनाव में देखेंगे, उसके पहले अलायंस होने के साथ बीजेपी को कुछ सीटें मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी। हरियाणा 2014 एंड 2019 बीजेपी के लिए डिसाइसिव वोट। 2010 यस देयर आर सम इश्यूज, ये कोई नहीं कहेगा। कुछ चीज़ें, एक चीज़ और भी होती है कि जो आंदोलन की बात हो रही है या बाकी चीज़ों, वो ज़्यादातर करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक सीमित है। और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, मतलब जाट पॉलिटिक्स के बियॉन्ड जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उनको कंसोलिडेट करना, तो डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। 10 साल की स्टेट वहाँ की इनकम्बेंसी है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऑन द होल लगता है कि ये दोनों स्टेट जिस समय में 4 को नतीजे आएंगे तो बेलवेदर स्टेट का अपना जो टैग है उसको ब्रॉडली मेंटेन रहेगा। जो ये अननेचुरल अलायंस है जो दिल्ली में, वो वर्कआउट नहीं हुआ। ये उनका, प्रवीण जी का भी कहना है, संजय का भी कहना है कि आप लोग अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। देखिए, दोनों लोगों का अपना अपना व्यू है, उस व्यू को हम नहीं वो कर सकते, लेकिन ये भी सच्चाई है जैसे संजय जी ने अभी बात रखी। हाँ। वोटिंग % बढ़ाने का काम भी विपक्ष का है, तो 19 में इसका मतलब विपक्ष ने बढ़ाया था और इस बार विपक्ष नहीं बढ़ा पा रहा है। ये आर्गुमेंट इससे ये ड्रॉ होता है। दूसरी बात नहीं, उनका कहना है कि हीट बढ़ाने का काम, गर्मी वही राजनीतिक गर्मी बढ़ेगी तो उससे होगा। और जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष जो मुद्दों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि भाई सत्ता पक्ष किसी मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहा है। उसे मंगल माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मंगलसूत्र, इन्हीं मुद्दों पर है। आज तो और हद हो गई, प्रधानमंत्री जी के मुंह से खुद लोग सुन रहा है कि मुजरा वाली बात कर रहे हैं, वो मर्यादा वाली बात नहीं। मौत से मर्यादा भी होती है, महंगाई भी होती है, लेकिन अब मुजरा शब्द बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी जैसे शब्द उस स्तर पर नहीं। आज का और बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुजरा समझ रही है ना कि क्या है कांग्रेस का द्वंद्व क्या है इस पूरे चुनाव में। जो देखने में आया, कांग्रेस का द्वंद्व ये है कि जिस 130 साल पुरानी पार्टी ये लोग अपने आप को कहते हैं, इनकी दयनीय स्थिति इतनी हो गई, और ये पहली बार किसी पार्टी का हुआ। और मेरे साथ चुनाव विश्लेषक मौजूद है, वो इस बात को साबित करेंगे कि 130 साल पुरानी पार्टी
को उस 10 साल पुरानी पार्टी के कदमों में जाकर के बैठना पड़ा, जिस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने खुलेआम ये कहा कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, राहुल गांधी को जेल में डालो और शीला दीक्षित आज नहीं है, शीला दीक्षित को भी जेल में डालो। उसके बाद बहुत सारे बयान ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने इनको कहे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहे, लेकिन क्योंकि इनके नीचे से दिल्ली से ज़मीन खिसक चुकी है, इनके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं था, इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा और इस सोच करके कि शायद दो लोग हाथ जोड़ लें तो शायद कुछ चमत्कार हो जाए। प्रवीण जी, क्योंकि आपने भी अपने कैंपेन में 370 की बात की, चलिए अब हम लोग जम्मू एंड कश्मीर चलते हैं और उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। 2019 में 9% था वोटर परसेंटेज और इस बार 2024 में 52.28% है। संजय जी, इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल उत्साह का माहौल है। आंकड़े बहुत साफ बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के वोटरों ने खुलकर चुनाव में हिस्सेदारी की, खुलकर वोट किया। कहीं ना कहीं जो कुछ बदलाव वहाँ है उस हकीकत को यह बयां करता है। लेकिन इसका सीधा सीधा संबंध ये नहीं निकालना चाहिए कि चूंकि धारा 370 हटाया गया इसी के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, कई और कारण भी रहेंगे। लेकिन स्पष्ट है, अगर एक लोकसभा क्षेत्र में एक चुनाव में 10% मतदान और दूसरे में 50% से भी ज़्यादा मतदान, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल आईने के जैसा साफ कि लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भागीदारी की है। तो चुनाव में भागीदारी अपनी नाराजगी दिखाने के लिए की है कि जो 370 धारा हटाई गई वो सही नहीं था, या क्या माना जाए? ये कह पाना बहुत मुश्किल है। नाराजगी दिखाने के लिए, नाराजगी दिखा के लोग ज़्यादातर, मुझे लगता है, लोग बैठ जाते हैं। लेकिन ये उत्साह का एक माहौल दिखता है। उत्साह, आप वोटर एक उत्साह के साथ पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं। वहाँ गर्मी तो नहीं है, वो कश्मीर का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक उत्साह है। और धारा 370 हटने के बाद उन्हें पहली बार अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करने का एक मौका है। इस उत्साह के कारण लंबी कतारें देखी गई और जिस आंकड़ों का आप जिक्र कर रही हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है। देखिए, 370 एक बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री जी के लिए देश के अन्य हिस्सों में था, पर जम्मू कश्मीर में जहां अभी ये आज का चुनाव अनंतनाग और राजौरी वाले जो लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, अनंतनाग में लोग 52.28% आश्चर्य होगा। प्रवीण जी से पूछिए कि कैंडिडेट उनका कौन सा था। यदि इतना बड़ा काम उन्होंने किया तो अपना कैंडिडेट उनका होगा। कैंडिडेट नहीं है। मैं 10 सेकंड आपको मिलेगा मौका मिलेगा आपको। मैं बीच में मैं आपके पास काम करेंगे। दूसरी बात, अननेचुरल अलायंस की बात कर रहे हैं अभी सभी लोग यहाँ। पहले हम लोग फोकस शिफ्ट कर चुके हैं जम्मू कश्मीर पर भी मैं यही आ रहा हूँ कि वहाँ पे भी जो अलायंस बना और जो परिस्थिति है और जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है, यदि ग्राउंड रियलिटी सब ठीक थी और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ सबने देखा है, क्यों नहीं अनंतनाग और राजौरी में क्यों कैंडिडेट भाजपा का क्यों नहीं है? इतना बड़ा यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं और यदि आप उसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं पूरे देश में, जहां हुआ वहां नहीं है आपके पास कैंडिडेट। मैं आपको एक स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती का याद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि 370 हटाया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। ये बात महबूबा मुफ्ती ने कही थी। 370 हटने के बाद यदि 52% पोलिंग होता है श्रीनगर के अंदर, तो वो पॉजिटिव वोटिंग कहा जाएगा। और एक तरीके का मैं मानता हूँ कि 370 हटाने का वो रेफरेंडम श्रीनगर की जनता ने दिया है। अब उसको ये कैंडिडेट ठीक नहीं था, ये नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली जान ये भी रहे हैं कि अगर 52% पोलिंग हुई है तो वहाँ पर भाजपा जीत रही है। तो क्योंकि वो डेमोक्रेसी के लिए गुड साइन है। बड़ी पार्टी। देखिए, उसमें दो चीज़ है जी। संजय जी से मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं कॉलेज के समय से। जो मतदान प्रतिशत पहले कम था, आज सुबह 10 बजे तक 9% का मतदान प्रतिशत क्रॉस कर गया था। जो वो डर था अलगाववादियों का, हुर्रियत का, जमायत का, पहले बॉयकॉट का, कोई हड़ताल का, बाकी नुकसान का, वो डर खत्म हो गया। जब 370 हटने के बाद वहाँ जो माहौल में परिवर्तन आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो माहौल में परिवर्तन आने का मतलब बीजेपी के वोट में ट्रांसलेट हो जाना है। जो गुडविल है प्राइम मिनिस्टर के प्रति और वहाँ जो एलजी हैं उनके प्रति, वो गुडविल काफ़ी स्ट्रांग है। बट दूसरा चीज़ ये है कि जो मतदान का जो प्रतिशत है, लोगों का उत्साह वोट करने के लिए, और 3 महीने बाद वहाँ विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। मतलब वी ऑल नो कि सितंबर में वो चुनाव हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये जो यात्रा समाप्त होगी अमरनाथ, उसके बाद वहाँ चुनाव हो जाएंगे। तो उसके मद्देनज़र भी देखना चाहिए। तो ये बीजेपी ने शायद टैक्टिकली ये नहीं किया
क्योंकि इस समय में आपका वो वैली के अंदर आपका गुडविल का वो प्रतिशत नहीं है कि बीजेपी कमल कोई छाप पे candidate जा करके जीत जाए। मुहर लगाए। जी। तो जो गुडविल है उसमें डिसरप्टिव कोई मूव नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम उड़ीसा की तरफ चलते हैं और उड़ीसा में जो अभी डिटेल्स आ रहे हैं 2024 मतलब इस बार चुनाव में 60.07% रहा है ओवरऑल वोटर टर्नआउट और 2019 में 71% था। उड़ीसा भाजपा के लिए बहुत खास है। उड़ीसा बंगाल कैचमेंट एरिया माना जा रहा है संजय जी, और इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है। प्रधानमंत्री ने इस बार डायरेक्ट अटैक नवीन पटनायक पे किया है जो अभी तक नहीं था। बहुत ही कॉशियस तरीके से उड़ीसा में भाजपा कैंपेन कर रही थी, इस बार ऑल आउट गई है। तो उन लोगों के लिए ये वोटिंग परसेंटेज क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह से देखा जाए? देखिए महाराज, मुझे लगता है कि सिर्फ टर्नआउट घट रहा है इसको सीधा संकेत माने कि रूलिंग पार्टी के नुकसान हो रहा है या जो रूलिंग पार्टी को चैलेंज कर रही है पार्टी जैसे भाजपा, अगर हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो उसके लिए नुकसान है। सीधा सीधा संबंध कुछ भी नहीं है। टर्नआउट घटता है, हमने देखा है रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता है, टर्नआउट घटता है रूलिंग पार्टी के खिलाफ भी जाता है। तो इसका कुछ विश्लेषण कर पाना सटीक तरीके से तो मुश्किल है कि क्या टर्नआउट घटा है तो ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा या बीजेडी के पक्ष में जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है, चुनाव में उत्साह ज़रूर कम दिखाई पड़ता है, कंपटीशन कुछ कम ज़रूर दिखाई पड़ता है, क्योंकि मुझे लग रहा है पॉलिटिकल कंपटीशन एक सूचक है। अगर पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत कीन होता है तो दोनों पार्टियां जो दो का मतलब अगर ट्रायंगुलर कंटेस्ट है तो तीनों पार्टियां सारे अपने मतदाताओं को वो पोलिंग बूथ तक लाने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा उत्साह में कमी दिखाई पड़ती है और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब इसका विश्लेषण हो पाएगा कि सचमुच उत्साह में कमी क्या बीजेपी के वोटरों में थी या बीजेडी के वोटरों में थी। हम अपने दर्शकों को कुछ और डेटा दिखाएंगे क्योंकि 486 सीट्स पर पोलिंग हो चुकी है आज के बाद। अब बस 57 सीट्स बची हैं। अगर 2019 की चर्चा करें तो 486 सीट्स में 322 एनडीए को मिला था और इंडिया को 110, और इसमें 322 में भाजपा को 278 मतलब 272 वो पार कर चुके थे, मेजॉरिटी फिगर आ चुका था। तो ये इस पर ये भी क्लियर है कि जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो 6th फेज तक मतलब 3rd फेज के बाद अब भाजपा डिफेंडर है। आप लोग अपनी सीटों को डिफेंड कर रहे हैं प्रवीण जी, स्टेट बाय स्टेट। 2 फर्स्ट फेजेस में आपका स्ट्राइक रेट कम भी था इसलिए क्योंकि तमिलनाडु, केरला, सदर्न स्टेट्स बहुत सारे थे वो गुजर गए। अब आप लोग एक भी सीट हारने का अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आपको वो टारगेट अचीव करना है। नहीं देखिए, इसमें ऐसा नहीं है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को अगर समझें तो एंड ऑफ द डे हम जो हमारे पास था हम वो भी रिटेन कर रहे हैं। जैसे आपने अभी तमिलनाडु का जिक्र किया, तमिलनाडु में हम इस बार सीटें गेन करने वाले हैं, बंगाल में हम सीटें गेन करने वाले हैं, उड़ीसा में हम सीटें गेन करने वाले हैं। ये 2019 में वो एरिया थे जहाँ पर हम पूरी ताकत लगाने के बाद गेन नहीं कर पाए थे। हम रिटेन भी कर रहे हैं और उसके साथ गेन भी कर रहे हैं, इसीलिए वो होगा अब की बार 400 पार। रिटेन और गेन, देखिए क्या है कि अगर आप अनुपात के तौर पे देखेंगे अब जो चरण बचा है जैसे यूपी फॉर इंस्टेंस बिहार में जा रहा है मगध और भोजपुर वाले रीजन में, भोजपुर का इधर आरा वाला जो रीजन है उस रीजन में, यूपी में पूर्वांचल जो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मतलब गोरखपुर इधर वाला इलाका, तो वो इलाका एक्सेप्ट आजमगढ़ जो पिछले बार एक बोन ऑफ कंटेंशन था, इस बार भी आजमगढ़ काफी पंजाब भी है आखिरी फेज में। मैं वही कह रहा हूँ, एक ऐसा राज्य है जो पूरा का पूरा राज्य जहाँ बीजेपी का स्टेक बहुत हाई नहीं है, वो घुसने की कोशिश करें अकेले लड़ करके, तो पंजाब आएगा। पंजाब में मुझे जो पर्सनली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का सामंजस्य बना रहता है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी कह सकती है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जब वोट आपके लिए किया, झाड़ू पे किया, तो पंजाब में आप किस तरह कांग्रेस अपने आप के लिए वोट मांग रही है और झाड़ू के खिलाफ वोट मांग रही है। ये हो सकता है, ये संभावना से इनकार मैं नहीं कर सकता। 7th फेज में खास करके आपके इक्वेशन में। हाँ संजय जी, देखिए 6th फेज क्या था? 6th फेज बीजेपी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज था, सबसे मजबूत। 58 सीटों में से बीजेपी के पास 40 सीटें थी, इनके सहयोगियों के पास 4 और 5 सीटें थी। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें
तो बीजेपी को पूरे देश भर में 2019 के चुनाव में 37.5% वोट आए थे। इन फेज़ में जितनी सारी कंस्टिट्यूंसी थी 2019 में इन फेज़ में बीजेपी के पास 47.5% वोट था। और इसका कारण बहुत स्पष्ट है। हरियाणा में चुनाव हुए, आज दिल्ली में चुनाव हुए, तो ये सबसे मजबूत फेज़ था बीजेपी के लिए। अगला फेज़ जो है इतना मजबूत नहीं है, कमज़ोर है बीजेपी के लिए। बीजेपी को कोशिश करनी होगी कि जिन सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता था 2019 में, उनको तो जीतें, लेकिन पंजाब जैसे राज्य में जहां पर शायद बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पिछली बार उनके पास 2 सीटें थी, उन्हें हर हालत में सीटों को रिटेन करने की ज़रूरत होगी और हो सके तो सीटों को बढ़ाएं। कितना मुश्किल होगा रिटेन करना, पहले वो आपसे मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले आपसे। देखिए, जिस तरह की परिस्थिति है और जिस तरह दिख रहा है पूरा कैंपेन का मॉडल जो प्रधानमंत्री जी का, बौखलाहट, छटपटाहट, हबड़ाहट और भाषा की जो मर्यादा है उसको भी अब खोते जा रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि सत्ता से बाहर जा रहे हैं वो। फर्स्ट फेज का जिस तरह का चुनाव था और अब आज जो 6th फेज में हुआ है, देखिएगा कैसे डायनेमिक्स चेंज हुआ है। दक्षिण में पूरी तरह साफ हैं ये लोग, उत्तर, पूरब और पश्चिम में हाफ हैं, और हम जो है 272 के टैली को आज लगभग कर रहे हैं। 335 से 40 सीट हमको जो है एनडीए को आ रही है अंतिम चरण में। अब देखिएगा 4 तारीख के बाद विदाई है प्रधानमंत्री जी के, और छटपटाहट कहीं ना कहीं उनके चेहरों पे दिख रही है। लेकिन आप कैसे रिश्ता निभाएंगे? देखिए पंजाब में, देखिए पंजाब का अभी रिश्ता तो पंजाब में कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये रिश्ता हमने केरला में भी हमें निभाना है, पंजाब में भी हमने निभाया है, निभाएंगे, और अन्य राज्यों में भी। रिश्ता जो है राजनीतिक रिश्ता ये नहीं है, इस देश के बुनियाद जो मूल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमें रिश्ता निभाना है। हमारे लिए मुद्दा नहीं है कि क्या है, हमारे लिए मुद्दा इस देश का संविधान है, देश की जनता है, देश के मुद्दे हैं, और उन मुद्दों पर हम साथ हैं। 1984 पर अटैक किया है बार बार, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए वो अपनी जगह पे है। ऐसे तो भाजपा पर अब चाचा नीतीश जी ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहे। आज जाकर बिहार में उन्होंने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बिहारियों पर बात की है, लंबी बातें। वही बिहारियों पर जाकर डीएनए के बारे में बोलते थे और नीतीश कुमार उनके विरोध में थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे मित्र आज भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं। ये उस वक्त इन्हें भाषा की मर्यादा याद नहीं आई जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या क्या कहा, जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा, तब इनकी मर्यादा मर चुकी थी। आज इनकी वो मरी हुई मर्यादा दोबारा जिंदा हो गई है। तो ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के लोग अब मर्यादा की बात भी करने लग गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि कल तक या आज तक जो आप और कांग्रेस के लोग यहाँ दिल्ली के अंदर एक दूसरे को अच्छा बता रहे थे, और उन्होंने दोनों ने अपने झंडे भी सिलवा लिए और अपने पटके भी सिलवा लिए, जो मैंने आज देखा। अब कल से जब पंजाब में शुरू होगा, पंजाब में जब कल से शुरू होगा, तो ये हमारे मित्र क्या ये कहेंगे कि नहीं केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं? मैं अब वो शब्द सुनना चाहता हूँ कि कल से ये केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे, और केजरीवाल पंजाब में कैंपेनिंग होगी तो किस बात पर, और केजरीवाल इनके बारे में क्या कहेंगे, क्या कहा और क्या किया, महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या कहा, क्या किया, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहा और क्या किया, पूरा देश जानता है। जी, मुझे लगता है कई बार होता है ऐसा। अगर आप क्रिकेट को देखें तो एक नेशनल टीम होती है जिसमें देश के 11 खिलाड़ी देश के लिए खेलते रहते हैं, 2-3 रिजर्व में भी होते हैं, और फिर एक आईपीएल होता है। वही खिलाड़ी जो देश के लिए एक साथ खेलते होते हैं, आईपीएल में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। ये अच्छा एनालॉजी है। तो ऐसी राजनीति में भी हो रही है, इसमें कोई मतलब अद्भुत बात नहीं है। ये आईपीएल नहीं है, ये बहुत ही यूनिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। लेकिन ये दोनों अंत में लीग मैच एक ही है, ये आईपीएल नेशनल मैच ही है, टीम एक ही है। ये आईपीएल तो एक अलग उस पे चला गया। उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं संजय जी, और वहाँ के जो आंकड़े दिखा रहे हैं लगभग 2019 वाला ही रिकॉर्ड रहा है। जैसे चुनाव वेस्टर्न से अब ईस्टर्न की तरफ मूव कर रहा है, और अब क्या स्टेक्स कैसे आप देखते हैं इस फेज ऑनवर्ड्स, किस तरह से आप स्टेक्स देखते हैं? हाँ, बस अब एक फेज का चुनाव बाकी है, 7वें फेज का। स्टेक्स हैं बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं, बीजेपी का जनाधार बहुत है। तो बीजेपी का वोट है, बीजेपी ने कई सीटें जीती हुई हैं, तो इसके हिसाब से बीजेपी के लिए स्टेक्स हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी स्टेक्स है। अगर उन्हें कुछ अच्छा प्रदर्शन करना है। इस बेल्ट में स्मॉलर पार्टीज का रोल बहुत है, अहम है। हाँ, स्मॉलर पार्टीज ने गठबंधन किए हुए हैं, अलग अलग ऐसा नहीं आप देखेंगे कि छोटी छोटी पार्टियां अलग चुनाव लड़ रही हैं। ज़्यादातर छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन एनडीए के साथ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस
एक साथ में हैं। तो छोटी छोटी पार्टियां अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए वोट बटोर रहे हैं। इसी के लिए मैं कह रहा हूं एनडीए के लिए स्टेक्स ज़्यादा हैं, बीजेपी के लिए स्टेक्स है। बीजेपी को कोशिश करनी होगी कि जो लास्ट फेज वाली उनकी सीटें हैं उसको कैसे वो अपने बचा सके। तो यूपी के लड़कों का क्या हाल है? यूपी के लड़के पूरी तेजी के साथ पूरी 110 के स्पीड में देख रही हैं आप, लगातार वो लड़ रहे हैं और उन्होंने मुद्दों पर लड़ा। प्रधानमंत्री जी ने लगातार मुद्दों को भटकाने का काम किया, प्रयास किया कि वो डिवीजन पॉलिटिक्स पर आ जाए, लेकिन हमने हमेशा उन यूपी के जो लड़के हैं, जो 50 लाख लड़के हैं, जो पेपर लीक के कारण जो परेशान हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला, उनके लिए ये दो लड़के लड़ रहे हैं और वो इम्पैक्ट डालेगा। देखिएगा पूर्वांचल में लड़कों को लड़कों से जोड़ दिया और वो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। प्रवीण जी देखिए क्या है, सपने कोई भी देख सकता है, हम किसी को सपने देखने नहीं, से लेकिन पेपर लीक वाला मुद्दा तो जमीन पर है। कहीं कोई मुद्दा देखिए, ये पूरा जो चुनाव है ना, ये पूरा का पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित है। मेरे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं, वो अपनी अपनी टिप्पणी करेंगे। नहीं, संजय जी अग्री नहीं करते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे कोई बात हर नहीं जगह। है, डेमोक्रेसी में एग्री और डिसएग्री होता ही है। मुद्दे राष्ट्रीय हैं और मुद्दा एक ही है कि देश का डेवलपमेंट, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा कौन कर सकता है। एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग है, दूसरी तरफ एक लोग हैं जो हमेशा राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। चलिए इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चर्चा होगी एम फैक्टर पर। ये जो एम फैक्टर है वो मोदी और महिला है, और महिलाओं की अगर अब तक वोटर परसेंटेज की बात करें उस पर हम चर्चा करेंगे। संजय जी से डिटेल्स लेंगे, इतना महिला बाहर आकर के वोट क्यों दे रही हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एम फैक्टर की चर्चा करते हैं, महिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि सबसे बड़ा इमेज है पूरे इलेक्शन में, उन्हीं की बस चर्चा हो रही है। संजय जी, अब तक की बात करें, महिला 66.7%, पुरुष के कंपैरिजन में 1% बस कम है। इसको 2019 के कंपैरिजन में देखें तो कैसा है, और ओवरऑल स्टेट बाय स्टेट क्या डिफरेंस दिख रहा है? स्टेट बाय स्टेट डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इस वक्त कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने स्टेट बाय स्टेट, और कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर अभी चुनाव हो रहा है। यूपी में चुनाव है, अभी बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और आज अभी भी प्रोविजनल आंकड़े आए हैं। लेकिन अगर 2019 के चुनाव को देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर महिला और पुरुष के वोट प्रतिशत बिल्कुल बराबर थे। तकरीबन 13-14 राज्य ऐसे थे जहां महिलाओं ने पुरुषों को टर्नआउट के मामले में पीछे छोड़ दिया था। मुझे लगता है इन चुनाव में भी आपको ऐसी स्थिति दिखाई पड़ेगी। कमोबेश महिलाओं का टर्नआउट, महिलाओं की भागीदारी भारत के चुनाव में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई कारण नहीं है कि 2024 के चुनाव में कोई बदलता हुआ ट्रेंड हमें दिखाई पड़े। सो महिला राशन और शासन के लिए बाहर आ रही हैं। देखिए, आपने जब एम फैक्टर कहा तो मुझे दिमाग में आया कि वो मछली, मटन, मंगलसूत्र जो मोदी जी बोल रहे हैं, महिला तो कभी बोलते ही नहीं है वो, तो उनकी भाषा में और उनकी टर्मिनोलॉजी में वो माँ लेकिन है। उनकी रैली, रोड शो में महिलाएं दिख रही हैं। वो ठीक है, वो तो पार्टियां आप समझ रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट में तो सब चीज़ होता है, पर यह भी सच है कि महिलाओं के मुद्दे को एड्रेस कौन कर रहा है। हमने लखपत जो अपना गारंटी दिया है वो ठीक है, उनका भी हमारा भी है। 1 लाख हम देने जा रहे हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात की है, मान सम्मान की बात की है। ब्रजभूषण जनता पार्टी वाले लोगों से ये जरूर हम आशा करते हैं कि वो महिलाओं के स्वाभिमान और अस्मिता का ख्याल रखें। और जिस तरह से मणिपुर का जो बर्बरता हुआ महिलाओं पर, मोदी जी कुछ बोले होते, पहलवान बेटियों पर कुछ बोले होते, तो जरूर हम मानते हैं कि महिलाओं के इनका कहना है कि महिलाएं बदलाव के मारे जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने महिलाओं के मान सम्मान की बात कही है। मैं इनसे खाली ये पूछना चाहता हूँ कि स्वाति मालीवाल का किस्सा हुआ 10-15 दिन हो गए, कांग्रेस के एक भी नेता की उस पर ना तो आलोचना आई है, एक शब्द भी नहीं। मैं अपनी बात पूरी, एक शब्द भी कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने उस पर नहीं बोला। खराब है या ठीक है ये नहीं बताया, मुंह बिल्कुल चुप कर लिया। और वो महिला के मर्यादा की और महिला के सम्मान की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के देश देख रहा है कि कथनी और करनी में अंतर क्या है, और इसीलिए 10 साल से ये अपोजिशन में, आने वाले 5 साल भी ये वहीं रहने वाले हैं। चलिए बस जस्ट जवाब एक, जिस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी की बात है वो आप लोग कुछ और कह रहे हैं, आप मंगलसूत्र और मछली की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। एम फैक्टर का मतलब है मोदी और महिला, मुसलमान मस्जिद भी, और ये महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं में विश्वास जगाया कि राजनीति में उनकी भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित हो। तो 33% का आरक्षण दिया राजनीति में, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए लखपति दीदी दिया। लेकिन आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन टोकनिज्म इनफैक्ट इस बार आप लोगों ने अच्छे कैंडिडेट्स भी महिलाएं दी हैं। उसके अलावा कहाँ दी है महिलाओं को टिकट? उसके अलावा उज्ज्वला योजना सीधा संपर्क महिला से, हाँ। शौचालय योजना सीधा संपर्क महिला से। तो महिलाओं के मन में विश्वास जगा है कि देश में एक व्यक्ति है जो उनके सम्मान की चिंता करता है, इसीलिए उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पहला उन्होंने झूठ बोला है। प्रियंका गांधी जी ने पहले दिन जब स्वाति मालीवाल का केस हुआ था, उन्होंने कहा इस पर प्रॉपर जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है न्यायिक जांच हो, लेकिन इसको राजनीति का अखाड़ा न बनाए, राजनीति का अखाड़ा न बनाए, इसे जो है जांच की प्रक्रिया में घर में रखें। चुनाव अभी है, 2-4-5 दिन चलेगा। घर में नहीं, प्रॉपर बयान है, प्रॉपर बयान है, पूरा देखा है आप सबने। पार्टी का ये स्टैंड है हमारा। संजय जी कंक्लूड करते हैं। देखिए 6 चरण खत्म हो चुके हैं, अब क्या? 7वां चरण, लेकिन नहीं, 7वां उसके अभी तक क्या हुआ है, आगे क्या होगा? लेकिन देखिए 6 चरण का जो ट्रेंड है, जैसे बहुत सारे समय में एक चीज़ है मोदी के उसमें या उनके कम्युनिकेशन में या उनकी राजनीति में कि जितना स्टीरियोटाइप आपका थॉट है वो थॉट ध्वंस हो जाता है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल जैसे ये मछली और महिला कह रहे थे, मंगलसूत्र। देखिए आप कम्युनिकेशन में अगर देखिएगा, मछली या मछली के साथ जुड़ा हुआ सिंबल हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। मंगलसूत्र बहुत ही शुभ चीज़ है, राइट। तो आप अगर उसको डिराइड करेंगे ना तो वो नहीं जाता। दूसरी चीज़ है कि महिलाएं, मैं बहुत सारे समय में मानता हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा कॉन्शियस वोट कर रही हैं, ये सोच करके कि हमारे लिए हाँ जिनका लाभ का, क्योंकि फैमिली में भी उसी तरह से वो फैमिली चलाती है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो मोदी की तरफ टिल्टेड हो गया तमाम योजनाओं के कारण। आगे का जो चरण है, मुझे लगता है कि जो संजय जी कह रहे थे, अभी तक का जो चुनाव हो गया, ऑफ कोर्स हर चुनाव में बीजेपी को ही ज़्यादा सीटें रिटेन करनी थी, ऑफ कोर्स तमिलनाडु और इस तरह की सीट को लेकर के, क्योंकि मान लीजिए 303 अपना 353 दोनों को मिला करके तो सभी जगह उन्हीं को रिटेन करनी थी। चैलेंजर कहाँ पहुंचा है, इशू ये है चैलेंजर कहाँ पहुंचा। वो तो बैठे हुए हैं सिंहासन पे, चैलेंजर कहाँ पहुंचा है? चैलेंजर ये नहीं कह रहा है कि हम कहाँ पहुंचे हैं, मतलब रेटरिक का चैलेंजर 400 पार नहीं होने दे की बात कर रहा है। ये मेजॉरिटी नहीं आएंगे, ये किसकी चर्चा नहीं कर रहा है। हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम महिला न्याय की, नारी न्याय की और युवा न्याय की बात कर रहे हैं। संजय कुमार, अजय उपाध्याय, संजय सिंह और प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला में बस बात यहीं तक, अगले हफ्ते फिर से आएंगे और एक नए इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।